Hello, students. Welcome back to Law Beta, your one-stop solution for AIB, UGC नेट एंड अदर लॉ एग्जाम्स. ठीक है. और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को जो कि पिछले AIB के एग्जाम्स में पूछे गए हैं. ठीक है. एज यू ऑल नो कि इन सब्जेक्ट्स का जो वेटेज है इन द AIB एग्जाम दैट इज क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉज, सिविल लॉज एक्सेट्रा. तो इसीलिए हम इन तीनों एक्ट्स को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है. बट आपको वेटेज कम होने की वजह से कोई भी एक्ट, कोई भी स्टैट्यूट जो है वो छोड़ के नहीं जाना है AIB के एग्जाम्स के लिए, बिकॉज डे बाय डे जो AIB एग्जाम का लेवल है दैट इज गेटिंग हार्डर एंड हार्डर. सो आपको कोई भी सब्जेक्ट को कम नहीं लेना है, उसको छोड़ के नहीं जाना है. आपको आपको सारी की ही तैयारी इक्वली करनी है. यू हैव टू फोकस ऑन मेजर लॉज बट यू हैव टू फोकस ऑन माइनर लॉज एज वेल. ठीक है. बट बिफोर बिगनिंग विद द वीडियो मुझे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, एंड दैट इज कि we have prepared the complete PDF files of AIB PYQs for all subjects, which are arranged subject wise for easy preparation, and along with that we have also prepared answer key PDFs also. ठीक है. और अगर आप ये पूरा AIB का PYQ सेट परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें गिवन हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी जा रही होंगी. ठीक है. अब इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन, हर एक ऑप्शन और लीगल रीजनिंग के साथ क्वेश्चंस को समझेंगे, ताकि आप आने वाले एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सके. So beginning with the very first question, which is related to AIB 19, which was conducted in 2024. So the question says कि a real estate developer entered into a contract with B for purchase of land. B refused to execute the sale deed after receiving advance, and A demanded enforcement under the Specific Relief Act of 1963. Where can A file a suit? ठीक है. A suit कहाँ फाइल कर सकता है? तो क्या वो क्रिमिनल कोर्ट में फाइल कर सकता है अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ऑफ 2023, या फिर वो किसी स्पेशल कोर्ट में फाइल कर सकता है अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1963, या फिर वो CPC के अंडर में फाइल कर सकता है किसी सिविल कोर्ट में, या फिर कोई भी सूट नहीं आ सकता है बिकॉज देयर इज नो ब्रीच. तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज ब्रीच तो हुआ था कॉन्ट्रैक्ट का, एंड यहाँ पर डिस्प्यूट इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है. एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स फॉलो नहीं की, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया. ठीक है. तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंडर अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है तो अग्रीव्ड पार्टी कोर्ट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ मांग सकती है. और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब जो है वो ये होता है कि कोर्ट दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए जो है वो मजबूर कर सकती है. लेकिन ऐसा सूट सिर्फ सिविल कोर्ट में ही फाइल होता है, जो सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908 के अंडर जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती हो. ठीक है. और इस केस में बी ने एडवांस पेमेंट लेने के बाद भी सेल डीड एग्जीक्यूट करने से मना कर दिया, तो ये क्लियरली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. इस सिचुएशन में ए का लीगल राइट बनता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाए. इसलिए ए को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट जो है वो फाइल करना होगा, और वो कहाँ करेगा? वो प्रॉपर सिविल कोर्ट में मिलेगा जो CPC के अंडर काम करती हो. ठीक है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सिविल कोड अंडर सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो सेक्शन 31 है ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1963, ये किससे रिलेटेड है? तो ये डायरेक्ट बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ मे रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी बी एनफोर्स. तो ये डायरेक्ट सेक्शन 5 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1963 में मैंशनड है. सेक्शन 5 कहता है कि जो पर्सन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड, हाउस, प्लॉट एक्सेट्रा का एंटाइटल्ड ओनर है, ठीक है, और वो उस प्रॉपर्टी का पोजीशन रिकवर कर सकता है. ठीक है. अब मतलब वो जो है उस प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है वो रिकवर कर सकता है. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो रिकवरी है वो किस प्रोसीजर से होगी? तो वो होगी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 CPC के अकॉर्डिंग. ठीक है. मतलब जो राइट है वो कहाँ अराइज होता है? वो अंडर द SRA 1963 अराइज होता है, वहां से मिलता है. लेकिन जो प्रोसीजर या फिर जो मैनर फॉलो करना है उस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए वो आपको गिवन है अंडर CPC 1908, तो वहां पे आप जाएंगे. ठीक है. ये सेक्शन 5 में क्लियरली मेंशन्ड है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि A ट्रांसफर्स लैंड टू B विद अ कंडीशन B शैल नॉट ट्रांसफर इट टू एनीवन एल्स फॉर 10 ईयर्स. ठीक है. अब व्हाट इज दिस? क्या चीज़ है ये? क्या ये कंडीशनल ट्रांसफर है प्रॉपर्टी का, या फिर ये कंडीशनल लिमिटेशंस है ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर ये सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, या फिर ये कंडीशंस प्रेसिडेंट हैं इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी?
तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ये कंडीशनल लिमिटेशन है ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, कंडीशनल लिमिटेशन का मतलब होता है कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी हो उसके बाद ट्रांसफरी के राइट्स पर कुछ कंडीशंस या रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। ठीक है, और इसमें ट्रांसफर वैलिड होता है लेकिन ओनरशिप या ट्रांसफरेबिलिटी पर टाइम बेस्ड या सिचुएशन बेस्ड लिमिट होती है, और ये कंडीशन फ्यूचर में अप्लाई होती है ट्रांसफर के बाद। ठीक है, और इस केस में ए ने अपनी जो लैंड है वो बी को ट्रांसफर कर दी, साथ ही कंडीशन लगा दी कि बी 10 साल तक किसी और को लैंड ट्रांसफर नहीं करेगा। यहाँ ट्रांसफर जो है वो कैंसिल नहीं होता, सिर्फ बी के राइट्स टेम्पररी रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इसलिए ये केस ट्रांसफर को इनवैलिड नहीं बनाता बल्कि राइट्स पर कंडीशन इम्पोज करता है जो कंडीशनल लिमिटेशन की कैटेगरी में आता है, और इसीलिए ये केस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंडर कंडीशनल लिमिटेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, और इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मिस्टर राजेश ने एक 50,000 का जो चेक है वो इशू किया, लेकिन चेक जो है वो बाउंस हो जाता है फॉर इनसफिशिएंट फंड्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि विद इन हाउ मेनी मंथ्स मस्ट अ कंप्लेंट बी मेड बाय मिस्टर शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 जो है वो अप्लाई होता है, और उसके अकॉर्डिंग चेक इनसफिशिएंट फंड्स या सिमिलर रीजन से डिसऑनर हो जाता है तो लॉ तुरंत केस अलाउ नहीं करता बल्कि एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर प्लस टाइम लिमिट्स जो है वो फॉलो करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि नोटिस कितने दिन में जाती है, तो नोटिस जो है वो जाएगी आपको 1 मंथ के विद इन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द डिफॉल्ट इंटरेस्ट पेएबल अंडर सेक्शन 63A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो जो सेक्शन 63A है टीपीए का वो तब अप्लाई होता है जब मॉर्गेजी प्रॉपर्टी पोजीशन में होता है। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी की नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स करता है, जैसे कि रिपेयर करना या फिर कोई कंस्ट्रक्शन करना या प्रोटेक्शन या प्रिजर्वेशन के लिए किया गया कोई भी काम। ठीक है, तो लॉ कहता है कि अगर इंप्रूवमेंट्स जो है वो नेसेसरी है तो उनका जो खर्चा है जो मॉर्गेजर है उसको बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट पर इंटरेस्ट है वो भी लगाया जाएगा, और वो सेम रेट पर होगा जो प्रिंसिपल अमाउंट पर लग रहा है। अगर मॉर्गेज डीड में इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है तो डिफॉल्ट इंटरेस्ट रेट 9% पर एनम अप्लाई होगा, तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है दैट इज 9% पर एनम। तो आपको सिंपली याद रखना है कि इफ़ नो रेट इज फिक्स तब वहाँ पे उस केस में 9% पर एनम के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट है वो एप्लीकेबल होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम लिमिट गिवन अंडर सेक्शन 17 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1882। ठीक है, तो सेक्शन 17 ऑफ द टीपीए एक्ट 1882 के अंडर टाइम लिमिट क्या है, मतलब जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किसी स्पेसिफिक टाइम लिमिटेशन के साथ किया जाता है तो लॉ मैक्सिमम कितने टाइम तक उस लिमिटेशन को अलाउ करता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो सेक्शन 17 कहता है कि कुछ स्पेशल टाइप्स के ट्रांसफर्स में मैक्सिमम टाइम लिमिट 18 ईयर्स होती है जो डेट ऑफ ट्रांसफर से कैलकुलेट की जाती है। इसका मतलब ट्रांसफर पर जो कंडीशन या लिमिटेशन लगी है वो 18 साल से ज़्यादा वैलिड नहीं हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है दैट इज लाइफ ऑफ द ट्रांसफरी, ये गलत है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यूजुअली सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपेचुटी में आता है, सेक्शन 17 में लाइफ ऑफ ट्रांसफरी का रूल अप्लाई नहीं होता है। और जो ऑप्शन नंबर बी है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, ये एक्जैक्टली सेक्शन 17 का रूल है, लॉ क्लियरली बोलता है कि टाइम बेस्ड लिमिटेशन मैक्स 18 ईयर्स तक ही अलाउड है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ऑफ 1881। ठीक है, तो प्रॉमिसरी नोट है, हुंडी नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, और चेक भी है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है हुंडी, दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग एट व्हाट रेट इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट मेंशन्ड ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंडर अगर किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक में इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं किया गया हो तो लॉ के हिसाब से कौन सा इंटरेस्ट रेट अप्लाई होगा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 क्लियरली बोलता है, क्लियरली प्रोवाइड करता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड नहीं है तो स्टैट्यूटरी या फिर डिफॉल्ट इंटरेस्ट रेट अप्लाई होता है, और ये जो डिफॉल्ट रेट होता है दैट इज इक्वल टू 18% पर एनम, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। Then next question is कि according to section 5 of the SRA, a person entitled to possess a specific immovable property may recover it in the manner provided in। मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करा, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, and the correct option of this question is option number B, that is a code of civil procedure 1908। ये चीज़ explicitly section 5 of the SRA में mentioned है। Then next question is कि injunction can only be granted by a decree of decree at hearing after merits। ठीक है, तो
कौन सा इंजंक्शन सिर्फ ग्रांट किया जा सकता है डिक्री के टाइम पर, जब आफ्टर हियरिंग द मेरिट्स केस को मतलब सुन के उसके बाद मेरिट्स पे डिक्री पास की गई हो। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है दैट इज परपेचुअल इंजंक्शन, वो करेक्ट ऑप्शन है। इंजंक्शन एक कोर्ट ऑर्डर होता है जिसमें कोर्ट किसी पर्सन को कोई काम करने से रोक देती है या किसी राइट को असर्ट करने से मना कर देती है अगर उससे प्लेंटिफ को हार्म पहुंचता हो, ठीक है। और जब फाइनल हियरिंग कंप्लीट हो जाती है और कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन यानी कि डिक्री पास करती है, तब जो इंजंक्शन मिलता है उसे ही हम परपेचुअल इंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। परपेचुअल इंजंक्शन फाइनल हियरिंग के बाद दिया जाता है, डिक्री के थ्रू ग्रांट होता है और डिफेंडेंट को परमानेंटली कोई एक्ट करने या राइट क्लेम करने से रोक देता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सा करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू डिक्लेरेटरी डिक्रीज अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1963। सो पहला है कि एक्ट सेक्शन 34 ऑफ द एक्ट डील्स विद इट, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि इट इज डिस्क्रिशनरी, ये भी सही है। इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वेयर द मॉर्गेजर delivers possession of property to mortgagee who may retain it until payment and receive rents or profits, it is called what? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन मॉर्गेजी को दे देता है और मॉर्गेजी प्रॉपर्टी को अपने पास रखता है, रेंट और प्रॉफिट्स रिसीव करता है और ये सब लोन रीपे होने तक करता है, तो इस टाइप की मॉर्गेज को क्या कहा जाता है? तो इस सिचुएशन में पोजीशन मॉर्गेजी को मिलता है, मॉर्गेजी प्रॉपर्टी यूज करता है, रेंट्स और प्रॉफिट्स इंटरेस्ट या प्रिंसिपल के बदले एडजस्ट होते हैं, जब तक पेमेंट नहीं होती है पोजीशन मॉर्गेजी के पास ही रहता है, ठीक है। तो इससे हम क्या कहते हैं? तो इससे हम यूसुफ्रक्टरी मॉर्गेज कहते हैं, जो कि मेंशन है अंडर सेक्शन 58 क्लॉज डी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1882। इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पोजेशन मॉर्गेजी को दिया जाता है, मॉर्गेजी रेंट और प्रॉफिट्स एंजॉय करता है, लोन रीपे होने तक पोजेशन जो है वो रिटेन करता है। सो आपको याद रखना है दैट इज यूसुफ्रक्टरी मॉर्गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन कि इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ऑफ 1881। सो अगेन ऑप्शन नंबर डी दैट इज बिलिंग रिसीट, ये आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अदर देन दैट प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक एक्सेट्रा, ये सारे ही आपके ये है क्या कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नेक्स्ट इज की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है। तो वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो सेक्शन 19 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मेंशन है। और ये क्या होता है? जब इंटरेस्ट किसी अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एंजॉयमेंट पोस्टपोन हो सकता है लेकिन टाइटल अभी से मिल जाता है। इवेंट सर्टेन होता है जैसे कि किसी की डेथ हो जाना, ठीक है, जो कि एक दिन में होना ही है, पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसे ही हम वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी को प्रॉपर्टी मिलेगी बी की डेथ के बाद, तो बी की जो डेथ है वो सर्टेन है, ठीक है, लेकिन बस उसकी जो टाइमिंग है वो अननोन है, लेकिन इसीलिए वो सर्टेनिटी के कारण वो जो इंटरेस्ट है उसका वो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। अब इनमें से कौन सा पूछा गया है कि वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कि ए स्टिपुलेट्स दैट टाइटल इन प्रॉपर्टी शैल पास टू सी ऑन हिज डेथ, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। हम दूसरे ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज कि ए स्टिपुलेट्स दैट टाइटल इन अ प्रॉपर्टी शैल पास टू सी ऑन द डेथ ऑफ बी, तो ये भी बिल्कुल है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट है। देन थर्ड इज कि ए स्टिपुलेट्स द टाइटल इन द प्रॉपर्टी शैल पास टू सी इफ ही मैरीज बी, तो ये जो है नॉट वेस्टेड है। यहाँ शादी एक अनसर्टेन इवेंट है, ठीक है। सी जो है वो शादी करे या ना करे, दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी है, इसलिए ये वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है बल्कि ये कंटेंजेंट इंटरेस्ट है, जो कि मेंशन है अंडर सेक्शन 21 ऑफ द टीपीए। और इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो लाइबिलिटी होती है अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ऑफ 1881, ये किस टाइप की लाइबिलिटी होती है? क्या ये स्ट्रिक्ट होती है, वाइकेरियस होती है, क्या या फिर ये दोनों होती है? तो ये ऑप्शन इसका जो सही है दैट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ये एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पे जो मेंस रिया है यानी कि इंटेंशन टू कमिट द क्राइम, ये प्रूव करना ज़रूरी नहीं होता है। सिर्फ ये प्रूव करना काफ़ी होता है कि चेक इशू हुआ था, उसका डिसऑनर हुआ, लीगल नोटिस जो है वो दिया गया और पेमेंट जो है वो नहीं हुई विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम में। सो सेक्शन 138 में इंटेंशन इररेलेवेंट होता है और करेक्ट ऑप्शन आपका इज ऑप्शन नंबर ए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफेक्ट ऑफ नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग जो है वो कौन से सेक्शन में मेंशन है? सो दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 130 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ऑफ 1881, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सेक्शन 16 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या डिफाइन करता है? तो वो डिफाइन करता है ऑप्शन सी, दैट इज एंडोर्समेंट इन फुल एंड एंडोर्समेंट इन ब्लैंक को, ठीक है। सेक्शन 16 स्पेसिफिकली डिफाइन करता है एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, जब एंडोर्सर सिर्फ साइन करता है बिना किसी का नाम लिखे, इंस्ट्रूमेंट बेयरर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, ठीक है। और एंडोर्समेंट इन फुल क्या होता है? वो होता है जब एंडोर्सर किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखकर एंडोर्स करता है, तो वहाँ पे पेमेंट सिर्फ उसी पर्सन को होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे बी रिकवर्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय। तो आपने नोटिस किया होगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो यूजुअली हर साल पूछा जा रहा है, तो आपको अब ये याद रखना है कि दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ठीक है। यहाँ पे गलत लिख दिया, कोड ऑफ प्रोसीजर है, इट शुड बी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, एक्ट नहीं होगा वहाँ पे, बस कोड है क्योंकि ये, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 39 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो किस चीज़ से डील करता है? तो वो डील करता है कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो स्पेसिफिक रिलीफ है क्या वो अगेंस्ट द माइनर, अगर कोई अग्रीमेंट किया गया है तो क्या वो उसके अगेंस्ट दी जा सकती है या फिर नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कि कैन गेट, देन सेकंड इज कैन नॉट बी गिवन, एंड थर्ड इज कैन रिलीज, एंड लास्ट इज इम्प्लीमेंटेड विद लॉ। सो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि अगर कोई भी अग्रीमेंट होता है विद द माइनर तो वो वॉइड होता है एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। तो जब अग्रीमेंट ही वॉइड या फिर इनवैलिड है तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो कोर्ट ग्रांट नहीं करती है, ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक बेसिक रूल है कि सिर्फ वैलिड एंड एनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स का ही स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो मिल सकता है, इसीलिए आपका जो ऑप्शन बी है दैट इज कैन नॉट बी गिवन वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो पार्टीज है विच कैन नॉट बी कंपेल्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है अंडर द एसआरए? तो वो आपको प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 28 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1963। ये सेक्शन बताता है कि सर्टन सिचुएशंस या फिर कौन से ऐसे सर्टन पार्टीज हैं जो हाँ कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए फोर्स नहीं कर सकती है। मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक राइट नहीं होता है, कुछ केसेस में कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कंपेल करने से। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है 28, दैट इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफरेबल होती है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज एनी प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इफ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, दैट इज द करेक्ट आंसर। लॉ का बेसिक रूल ये है कि हर टाइप की प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफरेबल होती है जब तक किसी लॉ के थ्रू उस पर किसी भी टाइप का कोई रेस्ट्रिक्शन या फिर प्रोहिबिशन ना हो, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ को लॉ स्पेसिफिकली नॉन ट्रांसफरेबल डिक्लेयर करता है एक्सेप्शंस के तौर पे, जैसे कि पेंशन, पब्लिक ऑफिस एक्सेट्रा, ठीक है। Then next question is कि which of the following does not come under immovable property as per the TP Act? पहला is sales of a ceiling fan, दूसरा right to claim maintenance, then right relating to lease, and last is easementary right। तो यहाँ पे जो correct option है that is option number A, sales of a ceiling fan। बिकॉज सीलिंग फैन एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, इजीली रिमूव और शिफ्ट किया जा सकता है, इसलिए ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर नहीं आता है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और टीपीए एक्ट के अकॉर्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी में जनरली ये इंक्लूड होते हैं जैसे कि लैंड बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, राइट्स अटैच टू लैंड जैसे ईजमेंट, लीज राइट्स एक्सेट्रा। और मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं वो चीज़ें जो ईजिली मूव और मतलब मूव हो सकती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रांसफर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी? हिंदू विडो या फिर मुस्लिम विडो या फिर नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर या फिर कर्ता ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर। नेचुरल गार्जियन माइनर की इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो कोर्ट की प्रायर परमिशन के बिना ट्रांसफर नहीं कर सकता है एज पर द हिंदू माइनॉरिटी इन गार्जियनशिप एक्ट। देन इसलिए ये पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंटली, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस वाज एक्सप्लेन्ड इन द लीडिंग केस ऑफ, सो दैट वाज एक्सप्लेन्ड इन द लीडिंग केस ऑफ बेलमी वर्सेस सबीन, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इस केस में कोर्ट ने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि पेंडिंग सूट के दौरान प्रॉपर्टी ट्रांसफर राइट्स को प्रेजुडिस नहीं कर सकता, जो कोर्ट डिसाइड करेगी, इसलिए ये केस डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडिंग्स का लीडिंग अथॉरिटी जो है वो माना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड विद इन, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 3 years।
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट के लिए इंडिया के लिमिटेशन एक्ट में आर्टिकल 54 जो है वो अप्लाई होता है, और इसके अकॉर्डिंग जो लिमिटेशन पीरियड है वो 3 साल की है। ये 3 साल कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी से नहीं, बल्कि जब परफॉर्मेंस के लिए डेट फिक्स्ड हो, तो उस फिक्स डेट से, या जब कोई डेट फिक्स ना हो, तो जब प्लेंटिफ को रिफ्यूज़ल का नॉलेज मिलता है उस दिन से काउंट होता है, ठीक है। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो एक इक्विटेबल रिलीफ है। इसका मतलब कि ये मैटर ऑफ राइट नहीं है, कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होती है। इसलिए अगर प्लेंटिफ 3 साल के अंदर सूट फाइल भी कर देता है, फिर भी कोर्ट रिलीफ डिनाई कर सकती है, अगर जो कोर्ट है उसको ये लगता है कि प्लेंटिफ ने अनरीजनेबली डिले जो है वो किया है, या फिर उसका जो कंडक्ट है वो केयरलेस या कैजुअल लगता हो, या डिले की वजह से सर्कमस्टांसिस चेंज हो गए हो, जैसे कि प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ना, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट होना, एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट है वो 3 साल के अंदर जो है वो फाइल होना चाहिए। The next question is कि doctrine of lis pendens is under which section of DPA? So that is under section 52 of the Transfer of Property Act. And next question is कि recovery of specific immovable property is defined under, so that is defined under section 5 of the Specific Relief Act. Option number A is the correct option. Then we have कि cancellation of instrument is mentioned under what section? So that is mentioned under section this 31 to 33. So option C is the correct answer. द नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी जो ऑब्जेक्टिव है सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का, वो क्या है? पहला ऑप्शन है इसकी स्टोलन प्रॉपर्टी की रिकवरी करना, या फिर पहला ऑप्शन है इसकी स्टोलन प्रॉपर्टी की रिकवरी करना, या फिर सीज्ड व्हीकल्स की रिकवरी करना फ्रॉम आरटीओ, या फिर चेक अमाउंट की रिकवरी करना इफ चेक इज बाउंस्ड, या फिर नन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज रिकवरी ऑफ चेक अमाउंट इफ चेक इज बाउंस्ड, ठीक है। सो विद दिस वी हैव लाइक डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू एसआरए, एनआई एक्ट एज वेल एज टीपीए, ओके। सो अब हम लोग मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, जिसमें हम एआईबी से रिलेटेड किसी दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स को, प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे। Till then, thank you and take care.